आपको जो ड्रीम्स है वही आपको यहां से बाहर निकाल सकते हैं। तो आज आप एक डिसीजन लो, एक निर्णय करो कि हाँ भाई मैं तो सीए बनूंगा, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर यस आई विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस बात को लिखो, आई विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इसको मेंटली तौर पर स्ट्रेस करते हुए लिखो, यस सर आई विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर और सीए फाइनल में कॉस्टिंग का फैकल्टी। आज बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। इस वीडियो में आपको यह बात समझ में आएगी कि कॉस्टिंग पेपर के अंदर कैसे 90+ मार्क्स लेके आए, वो क्या क्या तौर तरीके हैं एग्जाम में जो हमें फॉलो करने चाहिए, आंसर को हमें कैसे लिखना चाहिए, हमारी हैंड राइटिंग कैसे हो, कितना मार्जिन हम छोड़ें, कैसे वर्किंग नोट बनाएं, वर्किंग नोट पहले बनाएं बाद में बनाएं, वो सारी चीजें जो एग्जाम में आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में आंसर को लिखते वक्त। और साथ ही मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा एक सॉल्यूशन शीट। एक स्टूडेंट है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी और कॉस्टिंग के पेपर में उसके 92 मार्क्स थे। और मैं आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि एक स्टूडेंट है हमारा आयुष राठी, जिसके कॉस्टिंग के अंदर 97 मार्क्स आए थे, और उस स्टूडेंट ने एग्जाम के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स प्रॉपरली फॉलो किए थे। स्वाति ऑल इंडिया रैंक 4 उनकी भी आई है इंटर लेवल पर। तो स्टूडेंट्स अगर इन गाइडलाइंस को, इन पॉइंट्स को फॉलो करें एग्जाम हॉल के अंदर, तो बड़ी ही आसानी से अच्छे नंबर लेके आ सकता है। क्योंकि देखो, आपने पहले प्रिपरेशन कर ली है, आपने प्रॉपरली रिवाइज किया है, आपने थ्योरी को भी समझा है, याद किया है, पॉइंट्स को याद किया है, सारे क्वेश्चंस को कैटेगरी एबीसी में आपने बांट दिया है। यानी एग्जाम हॉल में घुसने से पहले आपने अपना 100% दिया है। बट ध्यान देना, एग्जाम हॉल के अंदर वो 3 घंटे अपना पेपर कैसे लिखते हो आप, इसके बेस पर सफलता तय होती है, इसके बेस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, और साथ ही में इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन कॉपी को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आप बहुत आराम से सुने, ध्यान से सुने। अगर एक बार में बात समझ ना आए तो 2-3 बार करके सुने, आगे फॉरवर्ड करके सुने, स्पीड तेज कम करके भी सुने, पॉइंट्स को लिख लें अपनी डायरी के अंदर या अपनी किसी नोटबुक के अंदर। बिल्कुल आराम आराम से हर बात को मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि शुरू के 15 मिनट कैसे हो। एग्जाम में 3 घंटे में पेपर लिखना होता है और शुरू में मिलते हैं आपको 15 मिनट। उन 15 मिनट में हमें क्या करना है, तो उस 15 मिनट के अंदर हमें यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम किस सीक्वेंस में क्वेश्चन करेंगे। यानी कौन सा क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे। अब ये डिसाइड कैसे करें, तो देखो 15 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ पाना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक तरीका है शॉर्टकट। हम क्या करेंगे, मैं कॉस्टिंग पेपर को ध्यान में रखते बताता हूं। मैं यहां पर सीए इंटर की बात भी कर रहा हूं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर, और साथ में यहां पर मैं सीए फाइनल की बात भी कर रहा हूं, स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो देखो दोनों ही पेपर को लिखने का तरीका सेम रहेगा। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आइडेंटिफाई करने हैं क्वेश्चन आपको कौन से इजी लग रहे हैं। एग्जाम के अंदर आपके सामने 6 क्वेश्चन आए, तो आपको चूज करना है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो मुझे इजी लगते हैं। कैसे करोगे चूज, तो सबसे पहले पढ़नी है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। ध्यान देना, मैंने पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए नहीं कहा आपको, मैंने बोला बस क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है उसे पढ़ लो। उसे पढ़ के आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये किस चैप्टर से है और क्वेश्चन में क्या निकालना होगा। अच्छा, वो चैप्टर पर आपने पढ़ा होगा अच्छे से और उस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ गई, हाँ यार ये क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा। और मान लो किसी कारणवश वो चैप्टर ही आप नहीं पढ़ पाए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे होने वाला नहीं है, या फिर इस क्वेश्चन को मैं आखिरी में ट्राई करूंगा। तो आपको इस प्रकार से तय करना है कि कौन से क्वेश्चन को आपको देनी है प्रायोरिटी और कौन से क्वेश्चन आपको आखिरी में करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये क्वेश्चन पेपर है नवंबर 19 का। जैसे क्वेश्चन नंबर 1A, ये ना क्वेश्चन नंबर 1A दिख रहा होगा आपको, 1A। इसकी पहले पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। इनको इतना सा पढ़ने के बाद ही समझ में आ गया कि ये चैप्टर है मटेरियल, और इसके अंदर हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है और साथ ही साथ निकालनी है टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो इस टॉपिक के ऊपर अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं तो आपका मन बोलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा, तो इसके आगे आप शॉर्ट में ई लिख लीजिए, इजी, इजी फॉर यू। ध्यान देना, इजी फॉर यू। अगला क्वेश्चन 1B, 1B की पढ़ेंगे सीधे रिक्वायरमेंट। प्रिपेयर ए जॉब कॉस्ट शीट। समझ में आ गई बात। कैलकुलेट द रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग अबव फिगर्स एंड एड 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। तो आपको यहां पर बात समझ में आ गई कि सर ये जॉब कॉस्ट शीट बनानी है, यहां पे लगेगा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। तो आपको लगा यार ये क्वेश्चन मेरे लिए इजी है, आपने ई लिख दिया।
ऐसे क्वेश्चन नंबर 1C, सी द रिक्वायरमेंट, अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड एंड डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस अंडर बोथ द मेथड्स। तो आपको समझ में आ गई बात कि ये जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट वाले चैप्टर से है, तो ये भी आपके लिए इजी है। तो ऐसे करके आपको हर क्वेश्चन की सिर्फ रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। तो पहले 15 मिनट के अंदर आप आराम से रिक्वायरमेंट को पढ़कर इस बात को समझ जाओगे कि किस चैप्टर से क्वेश्चन है और क्या इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैंने प्रैक्टिस की है कि नहीं की है। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपका दिल चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा कि यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कर दूंगा। तो इसके आगे आप ई लिख लो। तो ऐसे ही पूरे के पूरे पेपर को आप एनालाइज कर लो पहले 15 मिनट के अंदर, और आप एक सीक्वेंस तय कर लो। आप देखो बहुत सारे ई आएंगे और बहुत सारे डी आएंगे। डी मींस डिफिकल्ट, जो आपको डिफिकल्ट लगे शॉर्ट में डी ले लो, आपकी मर्जी है ना। डी मींस डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट वाले करने हैं आखिरी के अंदर, पहले करेंगे इजी वाले। तो पहले 15 मिनट में आपने तय कर लिया कि भाई इजी वाले क्वेश्चन को मुझे सबसे पहले करना है, ठीक बात। अच्छा, इंटर की बात करूं तो इसमें एक 20 नंबर की थ्योरी आती है, और थ्योरी के ऊपर मैं बोलता हूं कि थ्योरी इज लाइक ए मदर, वो कभी धोखा नहीं दे सकती आपको। और थ्योरी के अंदर आपका आईसीआई ज्यादा उठापटक भी नहीं कर सकता। गिने चुने कैटेगरी ए क्वेश्चन है, कैटेगरी बी क्वेश्चन है, उन्हीं से पूछता रहता है। तो 20 नंबर वो ऐसे हैं जो बड़े इजी हैं, प्रोवाइडेड कि आपने थ्योरी को समझा हो और 2 या 3 बार रिवाइज किया हो। तो अगर आपने थ्योरी को रिवाइज किया है और पढ़ा भी है अच्छे से, तो सबसे पहले मेरी सजेशन, सबसे पहले आप थ्योरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। यह आपको बहुत इजी लगेगा। इसे करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार 20 नंबर तो मेरी जेब में आ गए। और एक बार अगर आपके मन में ये कॉन्फिडेंस आ जाए एग्जाम हॉल के अंदर कि ये पेपर मेरे कंट्रोल में है, 20 नंबर मेरी जेब में आ चुके हैं, 20 नंबर का पेपर मैं कर चुका हूं, तो उसके बाद बाकी क्वेश्चंस के आंसर पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। आपके माइंड का स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। एक जो डर रहता है ना मन के अंदर, कैसा पेपर आएगा, मुश्किल आएगा, इजी आएगा, तो आपको बड़ा कूल फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई 20 नंबर तो मेरी जेब के अंदर आ गए। तो थ्योरी वाला क्वेश्चन पहले कर लीजिए। बात करता हूं सीए फाइनल की। तो कोई अगर स्ट्रेट थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया है, जैसे लिस्ट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ, है ना, या कोई पर्टिकुलर मॉडल पूछ लिया है या कोई थ्योरी पूछ लिया है, तो आप भी ऐसे ही करें कि पहले उसको लिख लें, क्योंकि उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। अच्छा, अब कुछ खास बात, थ्योरी लिखते वक्त क्या करना है, ध्यान देना जरा। थ्योरी लिखते वक्त क्या क्या करना है हमें, उसके बारे में मैं यहां पर आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो, मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है, सॉरी सॉल्यूशन पेपर है, जिसके ऊपर आप आंसर लिखेंगे। तो करना क्या है, आपको लेफ्ट में मार्जिन छोड़ना है और राइट में मार्जिन छोड़ना है, मतलब थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। इस स्पेस पे कुछ नहीं लिखोगे आप, ये ब्लैंक पड़ा रहेगा। ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है आपको। अब लाइन आप पेन से ड्रॉ कर लो, स्केल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ढूंढो स्केल कहां गया, उसमें बहुत टाइम लग रहा है, नहीं, सिंपल आराम से लाइन खींच दो, ऐसी राइट में लाइन खींच दो। तो बता रहा हूं मैं थ्योरी का क्वेश्चन कैसे लिखना है, ठीक है, ये काम कर दिया आपने। अब इसके बाद जैसे मान लो वो क्वेश्चन नंबर 1A है थ्योरी वाला, तो यहां पर ऐसे लिखो, आंसर टू क्वेश्चन 1A, बीचों बीच लिखना है इस प्रकार से। तो इससे क्या होगा, जो व्यक्ति पेपर चेक करेगा उसको ये चीज हाईलाइट हो जाएगी कि हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1A का ये आंसर है। अब लिखना है जी नीचे हमें थ्योरी का आंसर। तो ध्यान देना, सब ये लिखना है हमें पॉइंट वाइज। तो कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात तो है आपका फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए, बिग फॉन्ट साइज, प्लस शुरू से आप लिखने में स्पीड मेंटेन करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, शुरू में बड़ी आराम से ऐसे ओम लिख के पॉइंट लगा दिया, या बहुत स्केल से लाइन खींच रहे हैं और ऐसे तरीके से लिख रहे हैं। ऐसा नहीं करना। इससे क्या होगा, शुरू में आप रिलैक्स है, लेकिन आखिरी के अंदर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो सुरक्षा कवच टूट गया, दिक्कत हो सकती है। तो फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए और आप शुरू से स्पीड में लिखेंगे। अच्छा, फॉन्ट साइज बड़ा क्यों, ताकि जो भी आप स्पीड में लिखें, अगर थोड़े बहुत शब्द आपस में मिक्स भी हो जाए तो आपका पेपर चेक करने वाला व्यक्ति उसको समझ सके कि आपने आखिर लिखा क्या है। दूसरी बात, आपको लिखना है पॉइंट वाइज। थ्योरी का आंसर लिखते हैं तो क्या करना है आपको पॉइंट वाइज लिखना है। 2 पॉइंट लिखे, फिर पॉइंट, फिर हेडिंग, फिर उसका, फिर हेडिंग, फिर उसका मैटर। तो आपको लिखना है पॉइंट वाइज। फिर इसके बाद जब आपने 2-3 लाइनें लिखी तो उसमें कुछ की पॉइंट्स होंगे, उन की पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट की पॉइंट्स। अब आपके मन में आ रहा होगा सर क्या हाईलाइटर लेके जाएं वहां पर? नहीं, वहां पर हाईलाइटर नहीं लेके जाना। अगर आपने हाईलाइट कर दिया तो पीछे का पेज भी कलर, पीछे के पेज पर भी कलर दिखेगा, तो बेकार मामला हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको उस की पॉइंट को अंडरलाइन कर देना है, ऐसे 2-3 बार अंडरलाइन कर दो। तो इससे क्या होगा,
वो अलग से हाईलाइट हो जाएगा कि ये पॉइंट है। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया अंडरलाइन। अच्छा, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि एक लाइन के अंदर आपको 5 से 6 वर्ड लिखने हैं। आप बोलो सर ये सारी बातें कैसे याद रखेंगे? तो ध्यान देना, जब आप बड़े फॉन्ट साइज में लिखोगे ना तो ऑटोमेटिकली एक लाइन के अंदर मार्जिन देने के बाद 5 से 6 शब्द ही आएंगे। यहां पर मैंने उस बात को और स्ट्रेस दिया है कि आप ज्यादा शब्द एक लाइन में ना लिखें। इसका फायदा क्या होगा ऐसे लिखने का? सबसे पहली बात, कम मैटर में भी आप अपनी आंसर शीट को थोड़ा सा भरा हुआ दिखा पाएंगे, और जो व्यक्ति पेपर चेक कर रहा है उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अच्छा, 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन था, स्टूडेंट ने 1.25 पेज 1.5 पेज लिखा है, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और आपको क्या फायदा है कि आपने कम समय में टू द पॉइंट मैटर लिख के उसको आंसर ज्यादा क्वांटिटी में दिखा दिया, उसको आंसर भरा हुआ दिखा दिया। ठीक है, तो यह है थ्योरी को लिखने का तरीका। अच्छा, दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 1A मान लो 1.5 पेज में खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 1A का आंसर 1.5 पेज में खत्म हुआ, तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर 1.5 पेज के नीचे स्पेस बच गया, वहीं से क्या मैं अगला क्वेश्चन शुरू कर दूं? मत करो। अगला क्वेश्चन यानी हर नया क्वेश्चन एक नए पेज से शुरू होना चाहिए। समझ में आई बात? हर नया क्वेश्चन एक नए पेज से। तो आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन should from a new page। समझ गए बात? अगर 1.25 पेज भी लगा है और नीचे का पूरा पेज खाली पड़ा है तो वहां पर मत लिखो अगले क्वेश्चन का आंसर, नए पेज पे लिखो। दूसरा एडवांटेज क्या होगा इससे? क्या है, पेपर गड्डी सी लगेगा, आपको भी एक सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने कुछ लिखा है, और जब वो व्यक्ति पेपर चेक करेगा उसको भी लगेगा यार पेपर में बड़ा वजन है, बच्चे ने बहुत लिखा है। और इसका एक एडवांटेज है, जब एग्जाम हॉल के अंदर आप चिल्ला के बोलोगे ना एक्स्ट्रा शीट, तो ध्यान देना आप आपने अपने आजू बाजू बैठे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट कर दोगे। उनको लगेगा यार ये बड़ी स्पीड में लिख रहा है, एक्स्ट्रा शीट मांग ली इसने, तो समझ जाना आप उससे एड ऑन एडवांटेज पर आ गए हो। और किसी का भी देखना, ये एग्जाम जो है ना सॉल्यूशन करवाना बड़ा आसान है, बट उन 3 घंटे में किस प्रकार से आप प्ले करते हो, किस प्रकार से आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, ये बड़ा मैटर करता है। ठीक बात? चलिए अब बात करता हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करना है सॉल्व। देखो, सबसे पहले तो मेरा सजेशन यह है कि स्केल का यूज वही करो जहां पर 5-6 लाइनें एक साथ खींचनी है एक ही फॉर्मेट के अंदर। 5-6 लाइनें, जैसे मान लो कि 4 प्रोडक्ट हैं, कुछ वैल्यू निकालनी है, या 4 ऑप्शंस हैं उनकी वैल्यू निकालनी है, तभी स्केल का इस्तेमाल करो, वरना हाथ से ही लाइन ड्रॉ कर लो, समय बचेगा। बिग फॉन्ट साइज एंड स्पीड यहां पर भी मेंटेन करना है। अच्छा, खास बात, जहां पर सिंबल चलते हो वहां पर सिंबल का इस्तेमाल करें। बार बार पूरा उसका शब्द लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जांपल के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, इसको आप EOQ लिखें, चाहे तो बस एक बार लिख दें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फुल में, एक बार सिर्फ कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और बाकी पूरे आंसर में EOQ। जैसे बात करो CA फाइनल की तो EVA है ना, तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, तो शॉर्ट में EVA लिख लो। तो यहां पर भी क्या करना है, आपको शॉर्ट चीजों का इस्तेमाल करना है। अच्छा, और एक खास बात, यहां पर भी आपको अंडरलाइन करना है अपने मेन आंसर को। मेन आंसर या फिर कोई एडवाइस आपने दी है, जैसे कि फाइनल के अंदर मांगते हैं एडवाइस दो, क्या करे कंपनी मैनेजमेंट क्या करे, तो उसे अंडरलाइन कर दो, 2-3 बार अंडरलाइन कर दो, चाहो तो उसे बॉक्स में डाल दो पूरा ऐसे करके बॉक्स के अंदर। तो उससे क्या होगा ना, आपका जो भी मेन आंसर है वो पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाएगा, और पेपर चेक करने वाले व्यक्ति को ढूंढना नहीं पड़ेगा उसका आंसर। अच्छा, एक कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट के मन में कि सर वर्किंग नोट पहले बनाए या बाद में बनाए। तो देखो, वर्किंग नोट कहीं बना लो, आप चाहो तो वर्किंग नोट पहले बना लो फिर बाद में हो जाएगा मेन आंसर, या मेन आंसर पहले कर लो वर्किंग नोट बाद में कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका जो मेन आंसर है उसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर दो, ताकि पेपर चेक करने वाले व्यक्ति को यह बात समझ में आ जाए कि यह है फाइनल आंसर, और तुरंत, और एक बार अगर आंसर मैच कर गया तो उसकी सॉल्यूशन शीट में भी लिखा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 200 यूनिट्स, और आपके पेपर में भी सॉल्यूशन शीट में भी लिखा है 200 यूनिट्स, आंसर मैच कर गया, वो साथ पूरा चेक भी ना करे, आपको नंबर देके आगे चलता बने। तो आंसर को अंडरलाइन करना, बॉक्स में डालना,
जरूर है, इससे आपका आंसर हाईलाइट हो जाएगा। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर। देखो, सीए इंटर का कॉस्टिंग पेपर हो या सीए फाइनल कॉस्टिंग पेपर हो, दोनों में 6 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और बाकी 5 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन करने होते हैं। कुल मिला के 5 क्वेश्चन करने, 4 उन 5 में से और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी। तो कुछ स्टूडेंट के मन में ऐसा कंफ्यूजन होता है या मिसकंसेप्शन है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया तो फेल। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, इसका मीनिंग यह है कि इस क्वेश्चन के बदले कोई और क्वेश्चन आप चूज नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन ऑप्शन के रूप में अवेलेबल नहीं है, इसका कोई ऑप्शनल या ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कोई दूसरा क्वेश्चन करने की ऑप्शन नहीं है। तो समझ में आ गया कंसेप्शन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया तो सर फेल हो गए, भले बाकी 4 किए हो। तो ये मिसकंसेप्शन है, ये गलतफहमी है। दूसरी गलतफहमी ये है गुड हैंडराइटिंग। स्टूडेंट के मन में आता है कि सर हैंडराइटिंग ऐसी लिखी होनी चाहिए पेपर के अंदर सजा सजा कर, कि पेपर चेक करने वाले व्यक्ति को पेपर की हैंडराइटिंग देख के मजा आ जाए। बट नहीं, अगर हैंडराइटिंग सजाने में आपने जोर दिया तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होने पर पेपर छूटने की संभावना बढ़ जाएगी। और पेपर में अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो 20 नंबर छूट गए। सोचो, 100 नंबर का पेपर करने के बाद 50 लाने के चांसेस ज्यादा हैं, या 80 नंबर का पेपर करने के बाद 50 नंबर लाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये मिसकंसेप्शन है, ये गलतफहमी है। गुड हैंडराइटिंग मतलब सिर्फ इतनी हैंडराइटिंग कि पेपर चेक करने वाले व्यक्ति को आपकी लिखी हुई लैंग्वेज, आपकी लिखी हुई जो पैराग्राफ आपने लिखा है वो समझ जाए कि आखिर आपने क्या लिखा है। अच्छा, एक बात करता हूं मैं टाइम अलॉटमेंट के ऊपर। टाइम अलॉटमेंट, कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कि एग्जाम हॉल के अंदर टाइम कैसे अलॉट करें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। जैसे मान लो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए किसी पॉइंट पर डाउट आ गया, तो उस डाउट को सोचने में कितना टाइम एग्जाम हॉल में डिवोट करें, मैक्सिमम टाइम कितना हो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखो, छोटी सी बात है, 100 नंबर का पेपर करने के लिए आपको मिलते हैं 3 घंटे, यानी कि 180 मिनट। ठीक है ना, 180 मिनट। अच्छा, 1 नंबर का पेपर करने के लिए कितने मिनट मिले? 1.8 मिनट। अच्छा, क्वेश्चन अगर 10 नंबर का है तो क्वेश्चन अगर 10 नंबर का है तो इसको आपको मैक्सिमम 18 मिनट देने हैं, मैक्सिमम 18 मिनट। अच्छा, तो ये होगा टाइम अलॉटमेंट। इसका फायदा क्या होगा? एक क्वेश्चन है आपका 10 मिनट का, तो उसको मैक्सिमम देने आपको 18 मिनट। तो वहां पर यह मत करना जाना कि बार बार आप चेक कर रहे हो घड़ी के अंदर 18, एक आइडिया लेकर रखना मन के अंदर कि हाँ 18 मिनट। अगर 18 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं हो रहा और कुछ डाउट आ गया है तो छोड़ दो क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जब आखिरी में कुछ टाइम बच जाएगा, हाँ बच जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको इस मैक्सिमम टाइम से कम समय में कर पाना पॉसिबल होता है। जैसे थ्योरी वाले क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन आया 5 नंबर का, उसे करने के लिए इसके हिसाब से मिलनी चाहिए 9 मिनट। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वो थ्योरी का क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा हुआ है, आपको पॉइंट्स याद हैं और आप बड़े फॉन्ट साइज में स्पीड में लिख रहे हैं, तो 4 से 5 मिनट के अंदर आप आसानी से 5 पॉइंट लिख देंगे। तो वहां पर आप 4 मिनट बचा लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जहां पर आपका टाइम बचेगा, और ये बचा हुआ टाइम आखिरी में आप इन क्वेश्चन पे लगा सकते हो जहां पर आपको कुछ डाउट आ गया या कुछ बैठ के सोचना पड़ेगा, तुरंत आंसर इसका नहीं आ पा रहा, वहां पर ये लगा सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट 15 मिनट में क्या करना है, या लास्ट 10 मिनट में क्या करना है। देखो, मैं समझता हूं कि 10 मिनट आखिरी के अंदर आप आसानी से बचा लेंगे, और आपको ये 10 मिनट बचाने ही चाहिए। इस 10 मिनट के अंदर क्या क्या करना है आपको ये तो ये चेक करना है कि क्या सारे के सारे क्वेश्चन कर दिए आपने, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो छूट गया है आपसे, चेक करो फटाफट से। दूसरा, ये भी चेक कर लो कि सॉल्यूशन शीट पर आपने भी साइन कर दिए और जो इन्विजिलेटर है उसने भी साइन कर दिए। चेक करो इस बात को, चेक करो क्या आपने अपनी आंसर शीट को प्रॉपर तरीके से बांध दिया है। ऐसा तो नहीं उसमें अच्छे से नहीं बांध पाए, उसे अच्छे से बांध दो। और सबसे अहम बात, अपने सभी आंसर्स को एक बार गो थ्रू करो, और जो उनके की पॉइंट्स हैं, मेन आंसर है, उनको फिर से अंडरलाइन करते जाओ, उनको फिर से अंडरलाइन
करते जाओ। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब ध्यान देना कि एग्जाम के अंदर स्टेप मार्किंग के ऊपर भी स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। मैं आपको बताता हूं आखिर क्या होती है स्टेप मार्किंग। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, यहां पर बोला गया सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालो। बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको। क्या बोला गया? सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालो, और मान लो इसमें बोला गया कि 20% कॉस्ट पर ये कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आया, वहां पे बोला गया सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालो। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई, कितनी यूनिट्स बनाई गई है, कितना कॉस्ट लगा है। तो क्या करोगे आप निकालोगे कॉस्ट पर यूनिट, उसमें ऐड कर दोगे प्रॉफिट पर यूनिट, और क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मान लो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है, मान लो, समझने के लिए कि आगे स्टेप मार्किंग होती क्या है। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन 1 ये आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से पूछ रहा हूं। मान लो क्वेश्चन 1 आ गया, फिर दोबारा से किसी और अटेम्प्ट के अंदर, वहां पर बोला गया पहली पार्ट की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, और बी में बोला गया कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्वेश्चन सेम है, यहां पर 2 पार्ट्स में पूछा गया ए और बी। यहां पर भी 6 नंबर का है, ये 3 नंबर का और ये 3 नंबर का, और यहां पर सिर्फ 6 नंबर का बोला गया, बोला सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालो। समझ गए? सेम क्वेश्चन, 2 अलग अलग तरीके से पूछा गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक बार रिक्वायरमेंट 2 दी गई कि कॉस्ट पर यूनिट निकालो, 3 नंबर मिलेंगे, सेलिंग प्राइस निकालो, 3 नंबर और मिल जाएंगे। यहां पर क्या बोला गया पहले वाले में कि सेलिंग प्राइस निकालो, क्या बोला गया कि कि सेलिंग प्राइस निकालो, दिख रहा है आपको कि सेलिंग प्राइस निकालो, 6 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो देखो, अब मान लीजिए आपने सॉल्यूशन किया, और सॉल्यूशन करते वक्त जो कॉस्ट पर यूनिट है वो तो सही निकाला आपने, और मान लो गलती से सेलिंग प्राइस पर यूनिट गलत निकल गया। दोनों केस में ये हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट आपने सही निकाला है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट गलत हो गया आपसे। अच्छा जरा बताओ, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है तो कितने नंबर मिलेंगे आपको? क्वेश्चन ने क्या पूछा था? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो गलत है, तो देखो यहां पर कितने नंबर मिलेंगे, इसमें थोड़ा डाउट है अभी। चलो पहले अगले वाले की बात करते हैं, यहां की बात करते हैं। यहां पर आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है सर, 3 नंबर मिल जाएंगे मेरे को, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट ठीक निकाला है मैंने, और सेलिंग प्राइस मिलेगा 0। तो कुल कितने नंबर मिल गए? 3 नंबर। लेकिन इसमें क्या होगा पहले वाले पर, यहां पर क्या होगा? तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सेलिंग प्राइस, वो तो आपने गलत किया है। तो समस्या यह है कि यहां पर अब कितने नंबर मिलेंगे? 0 मिलेंगे, या फिर थोड़े बहुत नंबर कॉस्ट पर यूनिट के मिल सकते हैं। यह डिपेंड करता है पेपर चेक करने वाले व्यक्ति के ऊपर, प्लस आईसीआई की उस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम पर। अब ध्यान देना जरा, अगर आपने आंसर को तरीके से अंडरलाइन किया है, आपने की पॉइंट्स को तरीके से अंडरलाइन किया है, तो हो सकता है कि यहां पर भी आपको 3 नंबर मिल जाए, और यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि 0 नंबर मिले। तो समझ में आई आपको बात? यानी कि आंसर लिखने के बाद की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, ताकि पेपर चेक करने वाला व्यक्ति समझ जाए कि हाँ यार कॉस्ट पर यूनिट ठीक निकाला, उसके बाद गड़बड़ होगी स्टूडेंट से, तो वहां तक नंबर दे दो, तो वो नंबर दे सकता है। और मान लो अगर 0 नंबर मिल गए तो, और रीचेकिंग में गए आप तब, तो रीचेकिंग में तो बताइए आपको, आप फॉर्म भरेंगे, फिर वो रीचेक होगा, फिर वो आएगा, रीचेकिंग में कितना डिटेल में चेक होता है, वो सब बातें आप जानते ही हैं। तो इससे कुछ होना हो, बट आपको एक स्ट्रेस तो आ ही जाएगा। तो ये होती है स्टेप मार्किंग आईसीआई के अंदर। तो यहां पे की पॉइंट ये समझ में आना चाहिए आपको कि आपको अपने मेन आंसर, अपने की पॉइंट्स को अंडरलाइन जरूर 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 करना। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इस बच्चे की सॉल्यूशन शीट। कॉस्टिंग में इसके 92 मार्क्स आए हुए, ऑल इंडिया रैंक 1। सब्जेक्ट देख लीजिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मार्क्स ऑब्टेन्ड 92। देखिए ये रहा क्वेश्चन पेपर, नवंबर 2019 का है ये। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1A, दिख रहा है आपको? ये जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये नवंबर का है, नवंबर 19 का। तो क्वेश्चन नंबर 1A,
क्या बोला गया? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो एंड टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालो। स्टूडेंट ने कैसे दिखाया? देखो, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A। देखो, लेफ्ट मार्जिन तो ऑलरेडी शीट में आया ही है। अच्छा, राइट मार्जिन ले लेगा तो बढ़िया रहता, लेकिन इसने नहीं लिया, लेकिन आपको लेना है। अब देखिए, क्वेश्चन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A। अब क्या लगता है आपको, ये स्टूडेंट सजा के लिख रहा है या फिर स्पीड में लिख रहा है? ये स्पीड में लिख रहा है, फॉन्ट साइज बड़ा है। देखो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी इसने पूरे बाकी बच्चे पेज के ऊपर लिख दिया इसका फॉर्मूला, और शॉर्ट में लिखा है EOQ, पूरा नहीं लिखा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्यों? EOQ से पेपर चेक करना तो समझ जाएगा, स्टडी मेट में इसका इस्तेमाल होता है। तो देखो, इसको फटाफट से नंबर मिले, स्टेप 1 1 नंबर, स्टेप 2 1 नंबर। देख रहे हो आप, ऐसे इसकी मार्किंग हुई है। स्टेप 3 स्टेप है ना, इस तरीके से। तो देख रहे हैं वही काम इसने किया स्टूडेंट। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आप इसका यहां पर खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर अगले पेज पे स्टार्ट किया। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1B, जॉब कॉस्ट शीट। फिर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1C। तो हर नया क्वेश्चन एक नए पेज पर। और देख लो फटाफट रनिंग हैंडराइटिंग के अंदर, यहां हालांकि यहां पे थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम हो गया इसका अब शुरुआत के मुकाबले, बट आप नोट करो कि स्पीड में स्टूडेंट ये सॉल्व करता जा रहा है। तो इस पेपर को सॉल्व इस स्टूडेंट ने इसी सारे पॉइंट पे किया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए और ये आपके मन में घुल जाने चाहिए, ताकि एग्जाम हॉल में इनको रिकॉल ना करना पड़े। आपको पता हो, हाँ भाई 2 लाइनें खींचनी है, मार्जिन बनाना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर मिड में लिखना है, नए क्वेश्चन का आंसर नए पेज पे लिखना है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। और ध्यान देना कि कभी आपके मन में डाउट आता है या कभी बाई चांस अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए, किसी कारणवश रिजल्ट ठीक नहीं आ पाया, फेल हो गए, तो आपका जो मोटिवेशन है वही आपको यहां से बाहर निकाल सकता है। आपको जो ड्रीम्स है वही आपको यहां से बाहर निकाल सकते हैं। तो आज आप एक डिसीजन लो, एक निर्णय करो कि हाँ भाई मैं तो सीए बनूंगा, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर यस आई विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस बात को लिखो, आई विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इसको मेंटली तौर पर स्ट्रेस करते हुए लिखो, यस सर आई विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये इन सब बातों से क्या होगा, आपको एक एनर्जी मिलेगी, और ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। तो एग्जाम के अंदर उम्मीद करता हूं और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि एग्जाम में आप झंडे गाड़ दें और ऑल इंडिया रैंक 1 आप अपने एग्जाम में लेकर आए। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।